Jai Hind to all of you. Myself Vikas Jangir and I'm your economics faculty. First of all, a big thanks to all the students for making this booster series successful. 15th मार्च को हमने लॉन्च किया था और मोर देन अबव 500 स्टूडेंट्स ने हमारे साथ कनेक्ट किया एंड दैट वाज रियली ऑसम एक्सपीरियंस. आप में से ज्यादातर बच्चे बहुत डेडिकेटेडली अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज रियली ग्रेट. हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हमें मिले भाई जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी है. तो भाई साहब, अब आप और ज्यादा लेट नहीं कर सकते हैं. ये वक्त आ गया है कि अब आप जो है जो भी ऑनलाइन की मस्ती थी, ठीक है, आपने थोड़ी केयरलेसनेस दिखाई, ठीक है, अब उन सब चीजों को आप भूल जाइए और यहां से अब आप डेली कम से कम 4 to 5 आवर्स जो है वो डेडिकेटेडली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. मैं ये विश्वास आपको जरूर दिला सकता हूं कि अभी भी 1 महीने से ज्यादा का समय बाकी है. सो दैट्स वाई अगर आपने यहां से 4 से 5 घंटे भी डेली के पढ़ने स्टार्ट कर दिए तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में अबव 90% स्कोर कर सकते हैं. ओके अच्छा, आप में से कई स्टूडेंट्स ने हमसे डिमांड किया कि भाई अकाउंट्स का भी आपके पास जो है बूस्टर सीरीज के अंदर कोर्स अवेलेबल है क्या. तो बेटा, एज यू नो, अकाउंटेंसी इज नॉट लाइक अ सब्जेक्ट जहां पर एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर हम डिलीवर कर सकें. और इस समय इतना समय बाकी नहीं है कि हम 2 से 3 घंटे की क्लास जो है वो डेली बेसिस पर लगा पाएं. सो दैट्स वाई अकाउंटेंसी का बूस्टर कोर्स हमारे पास नहीं है. बट स्टिल, अगर आपको अकाउंटेंसी में कोई डाउट्स आते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स या स्पेसिफिक कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है, तो आप अपने मेंटर को बोलिए जो हमने आपके लिए अपॉइंट किया है, और मेंटर के थ्रू आप हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. और जरूरत पड़ी तो हम कुछ स्पेशल क्लासेस भी आप लोगों के लिए अरेंज करवा देंगे. खैर, एज ऑफ नाउ अभी अकाउंटेंसी हमारे पास बूस्टर कोर्स में अवेलेबल नहीं है. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हमने बूस्टर सीरीज जो है इसे बहुत कम प्राइस में हमने इसका रखा है. और कई स्टूडेंट्स ने तो हमसे इवन ये भी कहा कि सर इतना कम प्राइस है तो व्हाई द प्राइस इज सो लो. तो देखिए, बेसिकली क्या है ना, प्राइस कम रखने के पीछे हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हर एक स्टूडेंट जो है इस क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके. और अभी तक भी अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है तो आप बढ़िया टीचर से, एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सके. तो और बस यही हमारा एक मोटिव है प्राइस को कम रखने का, और इसके पीछे हमारा और कोई हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है. हम बस यही चाहते हैं कि सब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ के जा सके. और देखिए, एक और जरूर हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है प्राइस इतना कम रखने का, वो ये कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आप लोग लेके आएंगे, तो आपके जो जूनियर्स हैं जो अभी 9th क्लास में या 10th क्लास में हैं, उनमें कॉमर्स के लिए एक अट्रैक्शन पैदा होगा. सो दैट्स बेसिकली गुड फॉर द स्ट्रीम एज अ कॉमर्स. हम अगर कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अच्छा होगा. अगर आप बूस्टर कोर्स परचेज करना चाहते हैं और हमारे किसी काउंसलर का कॉल आपको रिसीव नहीं हुआ है, बट स्टिल इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू वांट टू परचेज दिस बूस्टर किट, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको पेमेंट लिंक दे रखा है, हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहां से जाके जो नॉमिनल सा प्राइस है वो पे करके आप हमारे बूस्टर किट को परचेज कर सकते हैं. चलिए खैर, स्टार्ट करते हैं. आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे. दैट टॉपिक इज बेसिकली नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स. वैसे तो बूस्टर सीरीज में हमने 2 आवर्स के लेक्चर में पूरा नेशनल इनकम आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बट स्टिल कुछ एक स्टूडेंट्स ने कहा कि सर छोटे छोटे कंसेप्ट्स का वीडियो बना करके भी आप जो है हमें दे दीजिए ताकि क्विक रिवीजन हम कर सकें. तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट के कंसेप्ट को समझने वाले हैं. ओके, देखिए, जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स की, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि ये एग्रीगेट्स है क्या. When you start understanding the national income, when you start calculating the national income, तो ऐसा नहीं है कि पहली ही कैलकुलेशन करते ही आपके सामने नेशनल इनकम आ जाती है. ऑब्वियसली नॉट. आप में से ज्यादातर बच्चे ये जानते होंगे कि नेशनल इनकम कौन से एग्रीगेट को कहा जाता है. यस, नेशनल इनकम कहा जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को. बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अकेला एग्रीगेट है, और जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेशन की बात होती है तो डायरेक्टली जो कैलकुलेशन में रिजल्ट आपके सामने आता है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है. ऐसा तो है नहीं. और भी बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं, जैसे कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एंड लास्टली ऑफ कोर्स एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो
देयर आर इन टोटल वी कैन से देयर आर 8 एग्रीगेट्स, और उन 8 एग्रीगेट्स में से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है उसे यह सौभाग्य मिला है कि वो देश की क्या कहलाए, नेशनल इनकम कहलाए। खैर ये बाकी के एग्रीगेट्स क्या हैं और इन सभी एग्रीगेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें आज के इस वीडियो के अंदर समझना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था कि व्हेन वी से डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री देन व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, किसी भी देश की, अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे सारी बिकॉज वी आर इन इंडिया, तो जैसे अगर मैं कहूं कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मींस व्हाट, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री एंड एज वेल एज एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां पर इंडियन गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून ऑपरेट करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है ये हमारे देश की जो भौतिक सीमा नजर आ रही है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री नजर आ रही है, ऑफ कोर्स ये तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ही सही, इसके अलावा दुनिया का ऐसा कोई भी कोना जहां पर इंडियन गवर्नमेंट के लॉज ऑपरेट कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर प्लेस विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसे हम कहां इंक्लूड करेंगे, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे अमेरिका के अंदर इंडियन एम्बेसी है, तो अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी है हम समझ सकते हैं कि ज्योग्राफिकली वो इंडिया में नहीं है, वो तो कहां पर है, अमेरिका में, लेकिन वो जो इंडियन एम्बेसी है उसे हमारे देश की गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है अमेरिका के साथ फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, अमेरिका में रहने वाले इंडियन सिटीजन्स को हेल्प आउट करने के लिए स्टैब्लिश किया है। तो क्योंकि वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है इसीलिए इंडियन एम्बेसी जो कि अमेरिका में है वहां पर भारतीय कानून ही ऑपरेट होते हैं। तो जब आप अमेरिका के अंदर इंडियन एम्बेसी में जाएंगे तो व्हेन यू आर इन द इंडियन एम्बेसी, ये कहा जाएगा कि इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं, आप इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में खड़े हैं। भले ही ज्योग्राफिकली आप इंडिया में नहीं है, लेकिन आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर भारतीय कानून लागू होते हैं। So that's why the place will be called as in the domestic territory of India. अच्छा, ये बात इनवर्स भी लागू होती है कि मान लो इंडिया के अंदर कोई ऐसी जगह है जहां पर, जो ज्योग्राफिकली तो इंडिया में है लेकिन जहां पर इंडियन गवर्नमेंट के लॉ ऑपरेट नहीं होते हैं, तो फिर उस जगह को, भले ही वो प्लेस इंडिया के अंदर मौजूद है लेकिन क्योंकि वहां पर भारतीय कानून लागू नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई उस जगह को हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने हमारी एम्बेसी अमेरिका में खोल रखी है, सिमिलरली अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी इंडिया में एम्बेसी ओपन कर रखी है। दिल्ली में आप जाएंगे तो दिल्ली में आपको एक जगह मिलेगी, वहां पर ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की एम्बेसीज एक साथ हैं, तो वहां पर आपको अमेरिकन एम्बेसी जो है वो नजर आ जाएगी। तो इंडिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है, भले ही वो ज्योग्राफिकली कहां लोकेटेड है, इंडिया में, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भारतीय कानून लागू नहीं होते हैं। तो जब आप इंडिया की अमेरिकन एम्बेसी में जाएंगे तो एट दैट टाइम ये कहा जाएगा कि इस समय आप अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में हैं, ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और हियर वी कैन से द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए सपोज ये जो मैप है इंडिया का, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी को प्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ध्यान देना, बहुत बारीकी से हर एक कंसेप्ट को हमें समझना है। सपोज हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन हो गया हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में। ये जो प्रोडक्शन हुआ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हमने देखा कि यार इस प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, मतलब ये प्रोडक्शन कितने का है, हमने कितने अमाउंट का प्रोडक्शन अचीव किया है। तो मार्केट में सपोज ये जो प्रोडक्शन है इसकी वैल्यू है 5,000 रुपीज। कितनी वैल्यू है इसकी? 5,000 रुपीज है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो 5,000 रुपए अभी हमारे सामने आए हैं, इतना ही काम हुआ है मान लेते हैं पूरे देश के अंदर, इसे हम बोलेंगे क्या? ध्यान देना, देखिए जो प्रोडक्शन आपके देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होता है, दैट प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज जीडीपी। इस प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो
आगे पीछे हो गया है, नो प्रॉब्लम। यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये जो प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है, दिस प्रोडक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज जीडीपी। इस प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये हम जानते हैं काफी पॉपुलर एग्रीगेट है। जब भी आप कोई न्यूज देखते हैं और वहां पर अगर इंडिया की बात हो रही होती है, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही होती है, तो आप एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम नहीं सुनेंगे। आप मोस्टली जो वर्ड सुनेंगे, मोस्टली जिस एग्रीगेट पर आप न्यूज एंकर्स को या एक्सपर्ट्स को चर्चा करते देखेंगे, वो एग्रीगेट यही है, दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। होता क्या है ये? It is the monetary value of production that has been achieved in the domestic territory of India. आपके देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन अचीव किया गया है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा था कि हमारे देश के अंदर ये प्रोडक्शन हुआ, और मैंने ऐसा कहा था कि मार्केट में ये प्रोडक्शन जितने का बिक रहा था, उसके हिसाब से इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? 5000 रुपीज है। तो ये बात थोड़ी सी ना सिग्निफिकेंट है कि मार्केट में ये जो प्रोडक्शन बिक रहा था, मार्केट के हिसाब से इसकी वैल्यू 5000 रुपए है। इट मींस दैट कि ये जो जीडीपी हमने कैलकुलेट किया है, ये जीडीपी कहलाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसे हम क्या बोलेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब यहां पर थोड़ा सा जरूरी हो गया है कि ये मार्केट प्राइस का क्या चक्कर है, इसे हम समझ ले। ये बात मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, ब्लैक पेन तो काम नहीं करेगा, सो लेट्स टेक व्हाइट इंक। एवरीवन प्लीज फोकस, ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि इकोनॉमी में एक पेन प्रोड्यूस किया जाता है। क्या प्रोड्यूस किया जाता है? पेन। अब इस पेन को बनाने में जो फैक्टर्स यूज होते हैं, जैसे लेबर यूज हो रही है, प्लास्टिक यूज हो रही है, इस पेन को बनाने में जो फैक्टर्स यूज होते हैं, सपोज उसके हिसाब से इस पेन का प्राइस या इस पेन की वैल्यू हम कह सकते हैं, इस पेन की वैल्यू निकल के आती है 10 रुपीज। फैक्ट्री में एक पेन बन के तैयार होता है, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस पेन को बनाने में यूज हुए, बाय दैट वी कैन से कि इस पेन की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। मान लेते हैं 5 रुपए की लेबर लगी, 3 रुपए का रॉ मटेरियल लगा, और 2 रुपए जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना प्रॉफिट बचाना चाहता है। तो इस हिसाब से ये पेन मार्केट में कितने का बिकेगा? 10 रुपए का बिकेगा। तो ये पेन जो है, इसकी वैल्यू कितनी आई? 10 रुपीज। अब मार्केट में इसे बेचने के लिए जब लेके जाया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में ये 10 रुपए का ही बिक जाएगा। जब ये पेन मार्केट में बिकने जाएगा, तो सरकार इसके ऊपर टैक्स लगाएगी। सपोज इस पेन के ऊपर 2 रुपए का जीएसटी लगा दिया गया है ना, जस्ट एन एग्जांपल बोल रहा हूं, 2 रुपए। तो मार्केट में क्या ये पेन 10 रुपए का बिकेगा? ऑब्वियसली नॉट। मार्केट में ये पेन कितने का बिकेगा? ये पेन मार्केट में बिकेगा 12 रुपए का। गेटिंग दिस पॉइंट? ये जो जीएसटी है, इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है आपका? एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट बजट के अंदर हमने बहुत डिटेल में समझ रखा है। ध्यान देना, तो ये जो पेन की वैल्यू निकल के आई है ना 12 रुपीज, हम कहेंगे ये पेन की वैल्यू है मार्केट प्राइस पर, और अगर आप इस 12 रुपीज में से टैक्स के ये 2 रुपए माइनस कर दें, तो वैल्यू कितनी आएगी सामने? 10 रुपीज। एंड दिस वैल्यू ऑफ पेन विल बी कॉल्ड एज वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हम देखेंगे रिलेटेड एग्रीगेट्स को समझते हुए, कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी हम बोलेंगे कि कोई वैल्यू मार्केट प्राइस पर है, तो इसका मतलब यह है कि उस वैल्यू के अंदर सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगा रखे हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने इंक्लूड करके रख रखे हैं, और इंक्लूड करके वो वैल्यू बताई जा रही है। और जब भी आप सुनेंगे कि कोई वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे है, तो इसका मतलब यह है कि उन इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू को हटा करके वैल्यू बताई जा रही है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, हम कह रहे हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। ये 5000 रुपीज क्या है? सपोज दिस इज द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब यह है कि इस 5000 रुपए के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये पहला एग्रीगेट जो है हमारे सामने आ गया है, एंड दिस फर्स्ट एग्रीगेट इज बेसिकली कॉल्ड एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है? आपकी इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, आपकी इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू एट मार्केट प्राइसेस, दैट मींस इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये नेशनल इनकम नहीं है। नेशनल इनकम तक पहुंचने से पहले हमें इस एग्रीगेट के ऊपर सर्टेन ऑपरेशंस करने होंगे। एवरीवन ध्यान देना बहुत अच्छे से, मैं आपको कंसेप्चुअली ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। देखिए एक बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल गुड्स यूज होते हैं, जैसे कि मशीन्स का इस्तेमाल होता है, ट्रक्स का इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग्स का इस्तेमाल होता है। और हम ये बात समझते हैं कि कैपिटल गुड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब आप प्रोडक्शन करने के लिए इन गुड्स का इस्तेमाल करेंगे, मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, तो ये मशीनें जो है ना ये घिसेंगी। ये जो मशीनें हैं इनकी वैल्यू क्या होंगी? रिड्यूस होंगी। ओके, सपोज 5,000 रुपए की वैल्यू को प्रोड्यूस करने के दौरान 500 रुपए की वैल्यू से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। कितने से चार्ज हुआ डेप्रिसिएशन? 5,000 रुपए की 500 रुपए की वैल्यू से जो है सपोज डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि 5,000 रुपए का सामान बनाने के लिए जिन भी मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया, उन मशीन्स वगैरह की जो वैल्यू है वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन 500 रुपए से क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो गई है। ठीक है, तो आप किसी को हम बोलेंगे यार हमने 5,000 रुपए देश के अंदर जो है 5,000 रुपए की वैल्यू का हमने प्रोडक्शन किया, तो ये बात ना थोड़ी सी गलत बैठेगी। हमें उसे ये बताना चाहिए कि 500 रुपए का डेप्रिसिएशन के कारण हमने लॉस भी बियर किया है व्हाइल प्रोड्यूसिंग दिस वैल्यू ऑफ 5,000 रुपीज। तो अगर मैं 5,000 रुपए में से 500 रुपए डेप्रिसिएशन के कारण होने वाले लॉस को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी? 4,500 रुपीज मिलेगी। अब सवाल यह है कि इस 4,500 रुपीज को क्या कहा जाएगा? जैसे 5,000 रुपीज को तो हमने कह दिया था कि ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो 4,500 रुपीज की वैल्यू हमारे सामने आई है, इसे हम क्या बोले? दिस 4,500 रुपीज विल बी कॉल्ड एज, पहली बात ध्यान देना, अभी तक जिस प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हुआ है, तो जो भी हम इसे बोलेंगे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही बोलेंगे, मार्केट प्राइस पर ही बोलेंगे। बट नाउ दिस 4,500 रुपीज विल बी कॉल्ड एज एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हम इसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन के कारण होने वाला लॉस इसमें से माइनस कर लिया है। तो नेट हमने कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट अचीव किया है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, ये हम समझ पा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस वैल्यू, दिस 4,500 रुपीज विल बी कॉल्ड एज एनडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर है यहां तक? तो दो एग्रीगेट्स हमारे सामने आ गए हैं। सबसे पहला जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जिसका मतलब है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हुआ है मार्केट प्राइस के हिसाब से उसकी मॉनेटरी वैल्यू। फिर इस एग्रीगेट में से जब हमने डेप्रिसिएशन के कारण होने वाले लॉस को माइनस किया कि भाई 5,000 रुपए का सामान बनाते बनाते कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन कितने का हो गया है, जब हमने उस लॉस को माइनस किया जो कि हमारे एग्जांपल में 500 रुपए है, तो हमारे सामने वैल्यू आई 4,500 रुपीज। और इसे हमने क्या बोला? नाउ दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। क्या इस 4,500 को हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं? द आंसर इज नो। अभी हमें थोड़ा सा काम और करना बाकी है। देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये मार्केट प्राइस पर है। मार्केट प्राइस का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू अभी भी इस 4,500 में इंक्लूडेड है। हमने ये बात अच्छी तरह से समझी थी कि नेशनल इनकम का मतलब होता है सिर्फ वो मॉनेटरी वैल्यू जो कि मेहनत करके प्रोड्यूस की गई है। और हम ये बात जानते हैं कि जब सरकार टैक्सेस लगाती है तो टैक्सेस के अगेंस्ट में कोई भी मेहनत नहीं होती है। इट्स सिंपली एन ऑब्लिगेशन जो कि सरकार ने हमारे ऊपर लगा दिया है और इस ऑब्लिगेशन को हमें पे करना होता है। इट मीन्स दैट टैक्सेस आर नॉट द अर्न्ड इनकम। टैक्सेस कमाया हुआ पैसा नहीं है।
मतलब सरकार ने लगाया, सरकार को मिला ये पैसा, तो क्या सरकार ने कोई मेहनत करी टैक्स लगाने के लिए, कुछ प्रोड्यूस किया जिसके अगेंस्ट में सरकार ने टैक्सेस लिए? ऐसा तो नहीं है। तो टैक्सेस सरकार का कोई कमाया हुआ पैसा नहीं है, दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मान लेते हैं कि हमारे इस इमेजिनरी इकोनॉमी में 300 रुपीज के टैक्सेस जो हैं वो लगे हैं। कितने के टैक्सेस लगे हैं? 300 रुपीज के टैक्सेस लगे हैं। तो 300 रुपीज के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं उसे हम इस 4500 में से माइनस करेंगे फॉर रीचिंग टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमी की नेशनल इनकम को रीच आउट करने के लिए। अच्छा, एक और बात जरूरी, यहां पर मैंने लिखा है एनआईटी, मैंने सिर्फ आईटी नहीं लिखा, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? एनआईटी लिखा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है। तो ये नेट वर्ड क्यों लगाया गया है? देखो, मान लो सपोज सरकार ने ना से 500 रुपए के टैक्स लगाए थे। कितने के टैक्सेस लगाए थे? 500 रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए थे। लेकिन सरकार कई बार क्या करती है, टैक्सेस लगाने के बाद कुछ पैसा सब्सिडीज के तौर पर वापस भी कर देती है। तो मान लो 500 रुपए के टैक्स लगाए गए और 200 रुपए सब्सिडीज के तौर पे सरकार ने वापस कर दिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स सरकार ने इन दैट केस कितना लगाया? खाली 300 रुपीज लगाया। सो दैट्स व्हाई जब भी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मान लेते हैं कि ये जो भी प्रोडक्शन हमारी इस इमेजिनरी इकोनॉमी में हुआ है, इसमें 300 रुपीज के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सरकार ने प्रोडक्शन के ऊपर लगाए थे। अब हमें तो नेशनल इनकम तक पहुंचना है, और नेशनल इनकम में तो टैक्सेस की वैल्यू के लिए कोई जगह नहीं है, बिकॉज ये टैक्सेस जो है ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये अर्नड इनकम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 4500 में से 300 रुपीज को माइनस करेंगे। तो जब हम 4500 में से 300 रुपीज को माइनस करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू आएगी, थोड़ा सा, हाँ, तो हमारे सामने वैल्यू आएगी 4200 रुपीज। एक बार फिर से देख लीजिए, 4500 में से हमने क्या किया, हमने 300 रुपए के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया। तो इस तरह से जो वैल्यू हमारे सामने आएगी कहलाएगी 4200 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस 4200 को अब हम क्या बोलेंगे? जैसे 4500 को तो बोला था हमने एनडीपी एट मार्केट प्राइस। नाउ व्हाट वी विल कॉल दिस 4200 रुपीज। तो देखिए 4200 रुपीज को क्या कहा जाएगा? है तो ये एनडीपी ही, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है, लेकिन क्योंकि अब हमने टैक्सेस की वैल्यू को इसमें से माइनस कर लिया है, सो दैट्स व्हाई नाउ दिस इज नॉट एनडीपी एट मार्केट प्राइस। टैक्सेस के बिना है ये 4200, so that's why it will be called as NDP at factor cost। अब इस वैल्यू को क्या कहा जाएगा? NDP at factor cost कहा जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इस वीडियो को पीछे कर लेता हूं फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। तो यहां तक हम लोगों ने सब बातें समझ ली हैं। अब देखिए, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर डेप्रिसिएशन के लॉस को माइनस करने के बाद, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू को माइनस करने के बाद हमने कितना प्रोडक्शन अचीव किया है? 4200 रुपीज का प्रोडक्शन अचीव किया है। इसका मतलब 4200 रुपए जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए गए हैं, और इसे हम कह रहे हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री। जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है ना, इसे डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। जैसे एन